हेलो बच्चों, वेलकम, नमस्ते। आज का अपना टॉपिक है दो ध्रुवीयता का अंत। आपका पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है इसके अपन प्रश्न उत्तर करेंगे। और ये जो प्रश्न उत्तर है इस टॉपिक के जो कि आपके किताब के अलावा हैं, कुछ किताब के भी हैं, कुछ एक्स्ट्रा हैं जो इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर हैं। और यहाँ पर अपन हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों टाइप के अपन क्वेश्चंस ये जो है वो करेंगे। ठीक है, दोनों टाइप के अपन करेंगे, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम। ऑब्जेक्टिव टाइप के भी हैं, अति लघुत्रात्मक भी है जो आपके टेस्ट में, आपके हाफ ईयरली में और आपकी वार्षिक परीक्षा तक आपके ये सारे के सारे काम आएंगे। तो देखिए, सबसे पहला आप प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहला प्रश्न है कि सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा, इस प्रश्न को पढ़ लिया होगा, पर थोड़ा सा समझिए, क्योंकि अगर इससे रिलेटेड और दूसरे प्रश्न भी पूछे जाते हैं तो आप उसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपके 12th क्लास में थोड़ा सा अगर घुमा फिरा दिया प्रश्न तो आप आंसर दे सको, ऐसी कंडीशन में आपको रहना है। तो देखो यहाँ पे क्या कहा गया है। पहला है कि सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद प्रभावी विचारधारा थी। बिल्कुल समाजवाद प्रभावी विचारधारा थी, सबको पता है ना। इसकी जो विचारधारा थी वो थी समाजवाद से प्रभावित थी, साम्यवादी व्यवस्था थी। और दूसरा है कि उत्पादन के साधनों पर राज्यों का स्वामित्व या नियंत्रण होता था। बिल्कुल होता था, क्योंकि वहाँ पे व्यक्ति विशेष को कोई स्वतंत्रता नहीं होती थी, वहाँ पे पूंजीवाद नहीं था, वहाँ पे किसी व्यक्ति को जो है वो अधिकार नहीं था कि वो संपत्ति पर अधिकार कर सके। संपूर्ण उत्पादन के जो साधन थे, वितरण के जो साधन थे, उस पर राज्य का नियंत्रण होता था। नेक्स्ट है कि जनता को आर्थिक आजादी थी, जनता को किसी भी प्रकार की आर्थिक आजादी नहीं थी। तो ये कथन जो क्या कहा है कि कौन सा कथन गलत है, तो ये कथन गलत है। और नेक्स्ट है कि अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियोजन और नियंत्रण राज्य करता था। बिल्कुल हर पहलू का नियंत्रण राज्य के अधीन था, राज्य ही सारे निर्णय जो वो लेता था। तो इस तरीके से आपका ये कथन गलत हो गया। इसका राइट आंसर है कि जनता को आर्थिक आजादी थी, ये कथन गलत है। इसी प्रश्न को अपन इंग्लिश में भी यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर, क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट द नेचर ऑफ द सोवियत इकोनॉमी। सोवियत इकोनॉमी की प्रकृति के बारे में गलत कथन कौन सा है। ऑप्शन फर्स्ट है कि सोशलिज्म वाज द डोमिनेंट आइडियोलॉजी इन द सोवियत इकोनॉमी। नेक्स्ट है स्टेट ऑनरशिप या कंट्रोल ओवर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट है द पब्लिक हैड इकोनॉमिक फ्रीडम। एंड द लास्ट है द स्टेट यूज्ड टू प्लान एंड कंट्रोल एवरी एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमी। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा सी कि द पब्लिक हैज इकोनॉमिक फ्रीडम। पब्लिक को किसी भी प्रकार का इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न है। सबसे पहले अपन कुछ जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपन करेंगे अति लघुत्रात्मक प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न आपका ये है कि पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया, आप समझिएगा प्रश्न को, पूंजीवादी दुनिया जो कि अमेरिका जिसका समर्थक राष्ट्र था, और साम्यवादी दुनिया जो कि सोवियत संघ के बीच विभाजन का प्रतीक थी। तो यहाँ पर आपको सबको पता है ऑप्शन, इसका राइट आंसर आपको बताना है। पहला है बर्लिन की दीवार, दूसरा है चीन की दीवार, तीसरा है शॉक थेरेपी और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर रहेगा बर्लिन की दीवार। बर्लिन की दीवार पूर्वी जर्मनी, आपको पता होगा, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के बीच में खींची गई थी। ये दीवार तकरीबन 150 किलोमीटर लंबी थी। 1961 में, है ना, 1961 में इस दीवार को खड़ा किया गया था और टोटल 28 वर्षों तक ये दीवार खड़ी रही थी। उसके बाद 9 नवंबर को इस दीवार को जो है 9 नवंबर 1989 को इस दीवार को गिरा दिया गया था। और इस दीवार के गिरने के साथ ही एक प्रकार से जो शीत युद्ध था उसका अंत माना जाता है इस दीवार के गिरने के साथ ही। और फिर उसके बाद 1991 में जैसे ही साम्यवादी सोवियत संघ का विघटन होता है, उसके बाद जो है वो पूरी व्यवस्था जो है वो द्विध्रुवीय व्यवस्था जो थी उसका अंत हो जाता है। तो राइट आंसर रहेगा बर्लिन की दीवार जो है ये पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। इसी को इंग्लिश में भी अपन देख लेते हैं। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनके भी साथ साथ में हमने तैयार किए हैं, आप यहाँ पे देखेंगे।
यहाँ पे देखेंगे लिखा है कि द डिवीजन बिटवीन द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड एंड कम्युनिस्ट वर्ल्ड वॉज सिम्बोलाइज्ड बाय बर्लिन दीवार, बर्लिन वॉर, वॉल ऑफ चाइना, शॉक थेरेपी एंड ऑल ऑफ द एबो। तो राइट आंसर रहेगा इसका बर्लिन वॉल। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट अपना तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित, तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित को काल क्रमानुसार सजाइए। आपको इसे क्रोनोलॉजिक ऑर्डर में आपको इसे एडजस्ट करना है। यहाँ पे दिया हुआ है अफगान संकट, ऑप्शन क है बर्लिन की दीवार का गिरना, ग है सोवियत संघ का विघटन और घ है रूसी क्रांति। तो आप इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। आपको याद होगा सबसे पहले आपको इनके सबके सन याद होना चाहिए कि कौन सी घटना कब हुई थी। तो आपको याद होगा कि जो रूसी क्रांति थी ये 1917 में हुई थी, बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है, 1917 में हुई थी। उसके बाद में जो है ना, उसके बाद आपको याद होगा 1979 में अफगान संकट हुआ था। दिसंबर 1979 में अफगान संकट हुआ था, 1979 से 1989 तक। और उसके बाद बर्लिन की दीवार का गिरना 1989 में, ठीक है, 1989 में बर्लिन की दीवार का गिरना, और अंत में सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में, 26 दिसंबर 1991। तो आप इनके सारे जो सन है ये याद रखिए, तो बिल्कुल आप इसका राइट आंसर दे पाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हैं, या फिर जो पीडीएफ है इसकी जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा, कंप्लीट पीडीएफ आपको अवेलेबल कराऊंगा। उसके बाद ये जो वीडियो है जिसे आप देख रहे हैं, ये वीडियो आपको क्रम से चैप्टर वाइज सारे वीडियोस हमारे मिलेंगे। आपको इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, है ना, क्वेश्चन और आंसर जो हैं वो मिलेंगे, और साथ ही साथ जो एमसीक्यूज टाइप के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं प्रत्येक टॉपिक से, ये सारी चीज़ें हम आपको अवेलेबल कराएंगे। और साथ ही साथ ऑनलाइन टेस्ट, आप प्रत्येक जो टॉपिक है आपका, प्रत्येक टॉपिक में से आप ऑनलाइन टेस्ट दे करके अपनी तैयारी को जांच सकते हो, आपकी ऑनलाइन टेस्ट। और ये जो है ऑनलाइन टेस्ट दे करके आपकी भाई आपके कितने क्वेश्चंस राइट हो रहे हैं, टोटल में से कितने नंबर आ रहे हैं, कौन सा गलत हुआ, जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ उसका राइट आंसर क्या है, इस तरीके से कंप्लीट हमने रियल एग्जाम टेस्ट तैयार किए हैं। और ये पूरा का पूरा जो सारी चीज़ें हैं आपको, ये आपको हमारे ऐप में मिलेगी। हमारा ऐप है एजुकेशन राइज। ओके, एजुकेशन राइज नाम से, RISE, एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके भी आप हमारे इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको चैप्टर वाइज कंप्लीट कोर्स मिलेगा, पॉलिटिकल साइंस का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमी, इंग्लिश का कंपलसरी इंग्लिश, हिंदी कंपलसरी हिंदी, साहित्य, ये सारे आपको कोर्स वहाँ पे मिलेंगे। और जो पूरा कोर्स है ना, प्रत्येक सब्जेक्ट का कोर्स हम मात्र 99 रुपीज़ में आपको अवेलेबल करा रहे हैं। ओनली 99 रुपये में ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल करा रहे हैं। फुल 1 साल की वैलिडिटी, पूरे 1 साल की 1 ईयर वैलिडिटी के साथ में, यानी जब तक आपके एग्जाम्स कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक आपको ये जो है वो कोर्स आप इसे पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आप ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको अभी नंबर दूंगा मेरा, उस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम मैसेज भी कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। मैं आगे आपको नंबर दे देता हूं। अभी फिलहाल अपन करेंगे नेक्स्ट को, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, यस, क्वेश्चन नंबर 3 है कि अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हमने अभी कर दिया इनको। सबसे पहले आएगा रशियन रिवॉल्यूशन 1917 आएगा, अफगान क्राइसिस आएगा 1979, उसके बाद फॉल ऑफ बर्लिन दीवार आएगा 1989, और उसके बाद डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, तो ये आपका आएगा 1991। तो ये सन आप लोग याद रखिए, एग्जाम में पूछे जाएंगे, बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि अब कोरोना काल समाप्त हो चुका है। थोड़े से एग्जाम आप ढंग से तैयार करिएगा, पेपर थोड़ा सा टफ रहेगा पिछले साल के जो पेपर्स रहे उसकी अपेक्षा। और साथ ही साथ जब पेपर की बात आई है तो मैं बता दूं कि आपको पिछले वर्षों के पेपर जरूर देख लेने चाहिए। पिछले 10 साल के पेपर्स अगर आप एक ही जगह पर देखना चाहते हैं तो आप हमारा ये जो हमने कहा ऐप डाउनलोड करिए। उस ऐप में प्रत्येक कोर्स में जब लास्ट में जाएंगे एंड में, तो वहाँ पर हमने पूरे 2010 से लेकर के 2022 2023 तक के जो एग्जाम्स हुए हैं उनके सबके जो पेपर्स है पुराने सालों के, वो सारे के सारे पेपर्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। और इसके अलावा जो टॉपर्स स्टूडेंट रहे हैं पिछले वर्षों में, उन टॉपर्स स्टूडेंट की कॉपीज भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। नेक्स्ट अपना चौथा प्रश्न है, अगला अपना चौथा प्रश्न है
कि बर्लिन की दीवार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो देखिए कौन सा सही नहीं है। पहला क्या कहता है कि यह पूंजीवादी और साम्यवादी विश्व के बीच विभाजन का प्रतीक थी। बर्लिन की दीवार बिल्कुल थी, बिल्कुल दोनों के बीच विभाजन का प्रतीक मानी जाती है। दूसरा था कि इसका निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात किया गया था, नहीं किया गया था। दूसरा विश्व युद्ध आपको याद होगा 1945 में समाप्त हुआ था और बर्लिन की दीवार जो बनी थी वो 1961 में बनी थी। आप लोगों को याद होगा 1961 में बर्लिन की दीवार बनती है और 1962 में आपको याद होगा क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था, राइट। तो ये जो सन था ना 1961-62 का, ये एक प्रकार से जो शीत युद्ध था, शीत युद्ध का चरम बिंदु था। तो आप लोग याद रखिएगा ये कथन गलत है। उसके बाद क्या कहा गया है कि लोगों द्वारा इसे 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया गया था, बिल्कुल सही है। और उसके बाद यह है कि यह जर्मनी के दोनों भागों के समीकरण का प्रतीक थी। तो समीकरण का प्रतीक भी नहीं थी, ये कथन भी गलत है, ये कथन भी गलत है। तो फिर इसको अपन क्या करेंगे, इस कथन को हम सही मानेंगे, हमें गलत सही नहीं कथन देखना है। तो देखो इसका निर्माण तुरंत पश्चात तो नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी दूसरे विश्व युद्ध के बाद जरूर हुआ था। 1945 में खत्म हुआ, 1961 में दीवार बनी थी। तो युद्ध आखिर दूसरे विश्व युद्ध के बाद बना था, लेकिन ये दोनों भागों के समीकरण का प्रतीक थी, तो ये नहीं थी। तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन द इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश मीडियम के लिए भी हमने ये क्वेश्चन तैयार किया, आप पढ़ सकते हैं। लिखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बर्लिन वॉल इज नॉट करेक्ट। तो आप पढ़ सकते हैं, ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं। इट सिंबलाइज्ड द डिवीजन बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट वर्ल्ड। इट वाज कंस्ट्रक्टेड इमीडिएटली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि इट वाज डिमोलाइज्ड बाय द पीपल ऑन 9 नवंबर 1989 एंड इट सिंबलाइज्ड द इंटीग्रेशन ऑफ द टू पार्ट्स ऑफ जर्मनी। तो ये जर्मनी के दोनों भागों के इंटीग्रेशन, एकता का प्रतीक नहीं था, एकता यानी समीकरण का प्रतीक नहीं थी। तो आंसर इसका राइट रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं था। मतलब जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो उसका परिणाम जो था वो क्या नहीं था, ये आपको बताना है। पहला है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक लड़ाई का अंत हुआ था, बिल्कुल अंत हो गया था। एक प्रकार से जो शीत युद्ध चल रहा था, विचारधारात्मक का मतलब ये था कि एक्चुअल युद्ध नहीं था बल्कि एक सैद्धांतिक युद्ध चल रहा था, तो उसका अंत हो गया था। क्योंकि 1991 में जैसे ही दिसंबर 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो उसके बाद में विश्व जो है ना वो द्विध्रुवीय व्यवस्था से बदल करके एक ध्रुवीय व्यवस्था की तरफ चला जाता है, क्योंकि रूस जो है वो कमजोर पड़ जाता है। उसके बाद में है कि स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल CIS का जन्म हुआ, बिल्कुल हुआ था। नेक्स्ट है कि विश्व व्यवस्था के शक्ति संतुलन में बदलाव हुआ था, बिल्कुल हुआ था, क्योंकि पहले द्विध्रुवीय व्यवस्था थी। पहले आपको याद होगा कि द्विध्रुवीय व्यवस्था थी और ये द्विध्रुवीय व्यवस्था जो है वो एक ध्रुवीय व्यवस्था में बदल गई थी, है ना, क्योंकि अमेरिका के नेतृत्व में फिर विश्व जो है वो एक प्रकार से एक ध्रुवीय विश्व में बदल जाता है। और नेक्स्ट है मध्य पूर्व में संकट। तो भाई ये जो मध्य पूर्व में संकट हुआ था ना, ये इसके विघटन के परिणाम स्वरूप नहीं हुआ था, इसके अलग कारण थे। मध्य पूर्व में संकट के अलग कारण थे, बहुत सारे अन्य दूसरे कारण भी थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। अगला तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका राइट आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला छठा प्रश्न है, सोवियत व्यवस्था के निर्माताओं ने निम्नलिखित में से किसको महत्व नहीं दिया। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सोवियत व्यवस्था के जो निर्माता थे, समाजवादी व्यवस्था के जो निर्माता थे, उन्होंने किसको महत्व नहीं दिया। निजी संपत्ति की समाप्ति, नेक्स्ट है समानता के सिद्धांत पर समाज का निर्माण, अगला है विरोधी दल अथवा प्रतिपक्ष का कोई स्थान नहीं, और नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर रहेगा कि विरोधी दल अथवा प्रतिपक्ष का कोई स्थान नहीं, इस पर जो है इसको इन्होंने कोई महत्व नहीं दिया था। नेक्स्ट इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मेल बिठाइए, मैच करना है आपको इन्हें। तो देखिए हम यहाँ पे करेंगे इसका मैच करते हैं। पहला है मिखाइल गोर्बाचेव। आपको याद होगा सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था 1991 में,
जो विघटन हुआ था, तो विघटन का जिम्मेदार इन्हीं को माना जाता है। इन्होंने 1985 में ये सत्ता में आते हैं। उसके बाद कुछ सुधार करते हैं ये सोवियत व्यवस्था में, और उन सुधारों की वजह से फिर आखिरकार जो है सोवियत का विघटन हो जाता है। तो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी नहीं है मिखाइल गोर्बाचोव, सैन्य समझौता नहीं, सुधारों की शुरुआत, तो आप इसे मिलाइए ग से। दूसरा क्या है, शॉक थेरेपी। तो शॉक थेरेपी क्या सोवियत संघ का उत्तराधिकारी नहीं, सैन्य समझौता नहीं, सुधार हो गया। आर्थिक मॉडल, तो रूस के राष्ट्रपति, बिल्कुल ये शॉक थेरेपी एक प्रकार से आपको याद होगा आर्थिक मॉडल था, जो कि यूरोपीय जो राष्ट्र थे जिन्होंने पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्र विशेष करके जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका का साथ दिया था, उनको जो नुकसान हुआ था उस नुकसान की भरपाई के लिए अमेरिका ने उनकी अर्थव्यवस्था को जो है वो सपोर्ट करने के लिए एक शॉक थेरेपी अपनाई थी। रूस जो है वो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी था। बोरिस येल्त्सिन रूस के राष्ट्रपति बने थे, और वार्सा जो है ये एक सैन्य समझौता था। आपको याद होगा वार्सा 1955 में सोवियत संघ ने जो है वो नाटो के खिलाफ एक सैन्य संगठन बनाया था, तो ये एक सैन्य समझौता था। तो इस तरीके से इसका आंसर आपने यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप ये इसके सामने दिया हुआ है कि भाई मिखाइल गोर्बाचोव सुधारों की शुरुआत करती, शॉक थेरेपी एक आर्थिक मॉडल था। रूस जो है वो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी था। बोरिस येल्त्सिन रूस के राष्ट्रपति बने थे 1991 के बाद में, विघटन के बाद में सोवियत संघ के। और वार्सा जो है ये एक सैनिक समझौता था, और इसी को हमने यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में दिया है। इसकी पीडीएफ आप हमारे ऐप में से ले सकते हैं, आपको पीडीएफ वहाँ से मिल जाएगी। नेक्स्ट है अपना 8वां क्वेश्चन। 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं था। तो आइए देखते हैं कौन सा नहीं था। लिखा है कि कई नए देशों का उदय हुआ, रूस एक महाशक्ति के रूप में उभरा, विश्व राजनीति में शक्ति संबंधों में बदलाव आया, और पूंजीवादी व्यवस्था की जीत हुई। तो देखो रूस एक महाशक्ति के रूप में उभरा, ये गलत है, क्योंकि रूस जो है ना, मतलब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो एक प्रकार से रूस जो है वो रूस की शक्ति कम हो गई थी, तो उसकी शक्ति जो है वो कम हो गई थी, बल्कि ज़्यादा नहीं हुई थी। तो ये जो है वो कथन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है इंग्लिश मीडियम में, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर पीडीएफ आपको वैसे ही मिल जाएगी। मैं आपको आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा से अपन रिक्त स्थान वाले प्रश्न भी कर लेते हैं। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो पहला प्रश्न क्या है कि सोवियत जो राजनीतिक प्रणाली थी वो रिक्त स्थान के विचारधारा पर आधारित थी। तो हमें याद है कि जो सोवियत राजनीतिक प्रणाली है ये समाजवाद है ना, ये समाजवादी विचारधारा पर आधारित थी। नेक्स्ट प्रश्न है, आप यहाँ पे लिखेंगे सोशलिज्म। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य संगठन था। तो याद है सबको वार्सा पैक्ट, सोवियत संघ ने जो 1955 में है ना, 1955 में जो है वो वार्सा पैक्ट बनाया था। ओके, वार्सा पैक्ट। और ये जो था ना, इन्होंने क्या किया था कि अमेरिका ने अप्रैल 1949 में इन्होंने क्या किया था कि नाटो की स्थापना की थी। ये भी एक सैनिक संगठन था अमेरिका के नेतृत्व में। तो इसके खिलाफ 1955 में वार्सा पैक्ट जो है वो इन्होंने बनाया था। नेक्स्ट है अगला, पार्टी का सोवियत राजनीतिक व्यवस्था पर दबदबा था, तो वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। ओके, ये थी कम्युनिस्ट पार्टी, इसका सोवियत व्यवस्था पर दबदबा था। नेक्स्ट है रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है आपको। 1985 में सोवियत संघ के सुधारों की शुरुआत की मिखाइल गोर्बाचोव। 1985 में मिखाइल गोर्बाचोव ने रूस में या फिर सोवियत संघ में आर्थिक सुधारों की, कई प्रकार के आर्थिक सुधारों की शुरुआत करी थी, और वो सफल नहीं हो पाए, और आखिरकार 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, और फिर इनको सोवियत संघ की विघटन का जिम्मेदार भी माना जाता है। नेक्स्ट है 13वां प्रश्न, का गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था। तो सबको पता है बर्लिन की दीवार का गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था। नेक्स्ट है बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी 1961 में, इसे अपन कंप्लीट देख चुके हैं, मैंने आपको बता दिया। तो 1961 में इसे खड़ा किया गया था। नेक्स्ट है बर्लिन की दीवार का प्रतीक थी। तो बर्लिन की दीवार पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। अगला क्वेश्चन है कि 1917 की रूसी क्रांति जो हुई थी वो किसके विरोध में हुई थी। तो पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी 1917 में, जिसे बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है समाजवादी सोवियत गणराज्य अस्तित्व में आया। तो ये 1917
1917 की जो रूसी क्रांति हुई थी, समाजवादी क्रांति जो हुई थी, उसके पश्चात सोवियत संघ जो है वो 15 गणराज्यों को मिला करके बना था और ये अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट है कि बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो व्लादिमीर लेनिन ये बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक माने जाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये हमने किया आज का अपना जो पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट टॉपिक है, दो ध्रुवीयता का अंत, उसके इंपोर्टेंट प्रश्न आंसर हमने किए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के किए हैं, रिक्त स्थान के किए हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन इसी टॉपिक के जो बड़े प्रश्न हैं, बड़े प्रश्नों का अभ्यास भी करेंगे और इसी तरीके से आपको बाकी जो सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इंग्लिश कंपलसरी, हिंदी साहित्य, हिंदी कंपलसरी, सभी सब्जेक्ट्स के इसी टाइप से आपको क्वेश्चन आंसर का हम अभ्यास करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सकें। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए टॉपिक आपको कैसा लगा, नेक्स्ट टॉपिक किस विषय पर चाहिए, कि कौन सा टॉपिक आप करना चाहते हैं, मुझे जरूर बताइए। साथ साथ मैं आपको बता देता हूं कि एवरीडे 8:30 बजे होती है हमारी लाइव क्लास, जिसे ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, जहां पर हम ऑब्जेक्टिव टाइप के लाइव टेस्ट करते हैं। आप लोग अपना टेस्ट दे सकते हैं वहां पर आकर के। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।